नमस्कार, मैं अश्विन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। रुक करते हैं, अब सीधे चलते हैं नई दिल्ली, जहां बीजेपी मुख्यालय से सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जिसमें उन्होंने शिरकत की है, उनके पास सम्मान करता है। मित्रों, ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल स्टेज पर नहीं थी, इसने बड़े परिणाम भारत के भविष्य के लिए उत्पन्न करे। 57 आउटकम एक प्रकार से भारत की आगे की विकास की रणनीति हो, भारत के आर्थिक यात्रा हो, भारत के आगे आने वाले दिनों में क्षमताएं बढ़ाने की बात हो, आत्मनिर्भरता मजबूत करना हो, जनजीवन में लोगों को सुविधाजनक वस्तुएं उपलब्ध हो, हर प्रकार से इस यात्रा में कुछ न कुछ लाभ भारत के हर वर्ग के लिए लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं। आपको जानकारी होगी कि 50 से अधिक बड़ी बड़ी कंपनियों के, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की फॉर्च्यून 500 कंपनियों के जो सीईओज हैं, जो चलाते हैं उनके साथ बातचीत हुई, उनके साथ आगे भारत में निवेश, व्यापार और संबंधों बढ़ाने की चर्चाएं हुई। अगर हम सिर्फ ये जिन सीईओज के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की, सिर्फ उन्हीं का अगर वैल्यू देखें तो वो $3 ट्रिलियन से ज्यादा इनकी वैल्यू बनती है। यानी भारत की जीडीपी के लेवल के सीईओज मिल के सब उनके साथ चर्चाएं हुई है आगे की भारत की विकास यात्रा में जुड़ने के लिए। मित्रों, अगर हम स्पष्ट आउटकम्स को देखें तो जैसे यूएई ने 75 से $100 बिलियन की निवेश की कमिटमेंट की, इस एक यात्रा में 45,000 करोड़, लगभग $5 बिलियन के कमिटमेंट्स को पूर्णतः अप्रूव किया गया और वो भारत में आने के लिए तैयार हो गए। इस विजिट के दौरान जीवन के हर पहलू को छूने वाले विषयों के ऊपर काम हुआ, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारी ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स, डिफेंस पार्टनरशिप्स, निवेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात को और प्रोत्साहन देना, भारत में एलपीजी उपलब्ध हो और हर एक घर तक हम एलपीजी पर्याप्त पहुंचा पाए, उसको सुरक्षित करने की यूएई के साथ जो करार किया गया है, जो भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एसपीआर को बढ़ाने के लिए 30 मिलियन टन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़े, उसमें यूएई की साझेदारी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल जो विश्व की एक सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट बनाने वाली एक बहुत ही नामी कंपनी है, उसके साथ जो पार्टनरशिप तय हुई, जिससे 300 सेमिकॉन फैब्स की फैक्ट्री भारत में बनाई जाएगी। एक प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व, देश की जनता को सेवा करने का। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा प्रशिक्षण अभियान पूरा किया है। बता दें कि पार्टी द्वारा चलाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के तहत उत्तराखंड के सभी
304 मंडलों में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। बता दें कि भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार के अनुसार इस प्रथम चरण में करीब 38,000 कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। मंडल स्तर पर 7 सत्रों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक और वैचारिक विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया। इसके बाद दूसरे चरण में 19 संगठनात्मक जनपदों में जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 3,200 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान 2026 के अंतर्गत हमने इस उत्तराखंड प्रदेश में प्रथम चरण में सभी 304 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न कराए हैं और इसमें लगभग 38,000 लोगों को हमने मंडलों में प्रशिक्षित किया है। और इसके अतिरिक्त अगले चरण में हमने जनपद स्तर के प्रशिक्षण वर्ग लगाए हैं। हमारे 19 संगठनात्मक जनपद हैं, उन सभी में भी हमने प्रशिक्षण वर्ग संपन्न करा लिया है और इसके माध्यम से भी लगभग 3200 लोगों को हमने प्रशिक्षित करने का काम किया है। इस प्रशिक्षण अभियान में कार्यकर्ताओं ने जहां मंडलों में 7 सत्र थे, वहीं जिले में 12 सत्र के माध्यम से प्रत्येक सत्र में सहभागिता की है और भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान के प्रति अपने संकल्प को दोहराते हुए विकसित राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिज्ञ होकर के इसमें भाग लिया है और हम समझते हैं कि ये उद्देश्य हमारा सफल होगा। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और जन कल्याण की कामना की। बता दें कि मंदिर परिसर में पहुंचने पर मंत्री का पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ स्वागत किया गया। रेखा आर्य ने कहा कि तिरुमाला जैसे पवित्र धाम में दर्शन करना उनके लिए आध्यात्मिक अनुभव रहा। उन्होंने मंदिर प्रबंधन की व्यवस्थाओं की सराहना की। ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ రాజకీయ అభ్యంతరకరమైన చేయడం అతిక్రమించిన ఎడల చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోబడతాయి. ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ पवित्र धाम में दर्शन करना उनके लिए आध्यात्मिक अनुभव रहा। उन्होंने मंदिर प्रबंधन की व्यवस्थाओं की भी सराहना की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मंदिर परिसर में मौजूद रहे और दर्शन के लिए कतारों में लगे रहे। ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ
उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू होने के बीच सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा एसआईआर के दौरान अपने हित में कांग्रेस समर्थक वोट कटवा रही है। बता दें कि कांग्रेस ने आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि लोग अब दुनिया में नहीं है या फर्जी मतदाता हैं, उनका नाम सूची से कटना स्वागत योग्य है। बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने फर्जी वोटों की मदद से कई चुनाव जीतने का प्रयास किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भट्ट ने कहा कि देश में शुद्ध मतदाता सूची जरूरी है, इसके लिए समय समय पर एसआईआर होता रहेगा। हमारे 10 जिले हो गए, 9 जिले और रात 9:30 बजे घबराहट महसूस हुई तो अर्चना दीदी ने ओला बुलाई, लेके गई हॉस्पिटल। सीएमआई जब पहुंचते इसी बीच ऋषिकेश से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां पर जल विद्युत निगम से बड़ी खबर आपके सामने हम बता रहे हैं, जहां जल विद्युत निगम का जेई रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि जेई फैसल खान 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे ऋषिकेश से, टोल फ्री नंबर 1064 पर शिकायत मिलने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। बता दें आपको कि टेंडर भुगतान के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे ऋषिकेश से। आपको बता दें कि जल विद्युत निगम से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जल विद्युत निगम का जेई रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जेई फैसल खान 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि टोल फ्री नंबर 1064 पर शिकायत मिलने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। टिहरी जिले के कीर्तिनगर विकासखंड के पैडुला क्षेत्र में जंगल की आग बुझाने गई 50 वर्षीय अंजू देवी की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे जंगल में घास देने गई अंजू देवी आग बुझाने का प्रयास कर रही थी, तभी अचानक लपटों की चपेट में आ गई और उनके हाथ पैर गंभीर रूप से झुलस गए। आपको बता दें कि उनका बेटा उस समय बाजार गया हुआ था। गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने जंगल में तलाश शुरू की, जहां महिला का अधजला शव बरामद किया गया। बता दें कि वन विभाग की सूचना मिलने के बावजूद अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे और जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। बता दें कि पूर्व ग्राम प्रधान सुनय पुक्षाल ने विभाग की लापरवाही और असंवेदनशीलता पर सवाल उठाया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। इस खबर के बाद बताते चले कि ग्रामीण प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए टिहरी से हमारे संवाददाता अरविंद प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, टिहरी जिले के कीर्तिनगर से ये हादसा सामने आ रहा है, जहां पर 50 वर्षीय अंजू देवी की आग में जलने से दर्दनाक मौत हो गई। इस पर क्या कुछ जानकारी है? जी, टिहरी जिले के लिए एक ये दुखद घटना है कि वन विभाग की लापरवाही सामने देखने को मिली है। वन विभाग लगातार गर्मियों में लापरवाही देखता है और करता आ रहा है, जबकि उसे मालूम है कि हर बार जो गर्मियों के सीजन में जब फायर सीजन होता है तो उस समय वो उसे तैयार रहना चाहिए, लेकिन वन विभाग पहले से तैयारी में नहीं रहता है। और आज जिस तरह की घटना कीर्तिनगर के पेंडोला गांव में जो 50 साल की जो अंजू देवी है, गांव के पास में ही जो घास लेने गई थी और वहां आग लग गई और उस आग में उछलस गई। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद,
बता दें कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना देने के बावजूद अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पूर्व ग्राम प्रधान सुनय ने विभाग की लापरवाही और असंवेदनशीलता पर सवाल उठाया। टिहरी से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर आग बुझाने के दौरान एक 50 वर्षीय महिला अंजू देवी आग की लपटों में आकर उनकी हत्या हो गई। हाँ, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है और इसका सबसे चौंकाने वाला असर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देखने को मिल रहा है। बता दें कि कभी ठंडी हवाओं और सुहावने मौसम के लिए पहचाना जाने वाला शहर अब हीट वेव की मार झेल रहा है। हालात ऐसे हैं कि सुबह 9 बजे के बाद और शाम 6 बजे तक सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। राजपुर रोड, घंटाघर और आसपास के क्षेत्र जहां पहले पर्यटकों की भीड़ रहती थी, अब गर्मी के कारण शून्य नजर आते हैं। देखिए देहरादून से हमारे संवाददाता अवय कैंतुरा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से डॉक्टर CS तोमर। देखिए, उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी जैसे देखने को मिली है। उत्तराखंड में भी ऐसे ही जो है तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, खासतौर से 15-16 मई के बाद से। और पिछले 24 घंटे में भी अगर हम देखें, मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे तापमान जो है 40 डिग्री के आसपास, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे जो है तापमान 30 डिग्री के आसपास देखने को मिले हैं। और अगले 1-2 दिन में भी तापमान में जो है 1 से 2 डिग्री हम ऐसी संभावना बन रही है कि ऐसे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने 48 घंटे के लिए हीट वेव का जो अलर्ट है वो जारी भी किया है। खासतौर से जहां हमारे जो जिले हैं, प्रभावित जिले हैं, हरिद्वार है, देहरादून है, उससे लगा हुआ उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्र हैं, पौड़ी हो गया, और उधम सिंह नगर है और नैनीताल, और उससे लगे कुछ और क्षेत्र भी हो सकते हैं। उत्तराखंड में लगातार तापमान में वृद्धि होती नजर आ रही है। मौसम विभाग लगातार इस बात की चेतावनी जारी कर रहा है कि उत्तराखंड में आने वाले दिनों में जो तापमान होगा वो सामान्य से 2 से 4 डिग्री बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अगले 48 घंटों की अगर हम बात करें तो अगले 48 घंटे में उत्तराखंड में जो तापमान होगा सामान्य से लगभग 3 से 4 डिग्री और बढ़ता नजर आएगा। अभी वर्तमान में कह सकते हैं कि जो मैदानी क्षेत्र है, उन मैदानी क्षेत्रों में जो तापमान है वो 40 डिग्री के आसपास नजर आ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। 30 डिग्री से ज़्यादा का तापमान उन पहाड़ी क्षेत्रों में भी नजर आ रहा है। और इसीलिए अब मौसम विभाग की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं, जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें साफ तौर पर प्रशासन को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो अनावश्यक रूप से दोपहर के समय बाहर जाने से बचें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उन्हें ना हो सके। इसके अलावा प्रशासन अपने स्तर पर, चाहे वो अस्पताल प्रशासन हो, वन विभाग हो या फिर दूसरी आपदा प्रबंधन टीमें हो, उनको भी अलर्ट रहने के लिए यहाँ पर कह रहा है, ताकि लोगों को परेशानियों से बचाया जा सके। अब देखना यही होगा कि जो तापमान में वृद्धि हो रही है वो किस रूप में जनता उसे स्वीकार कर पाती है, या फिर अगर कोई नुकसान होता है तो फिर प्रशासन कैसे उससे निपट पाता है। कैमरामैन हसनैन साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।